एजुकेशनल समझ के पढ़ने का। बहुत हुआ, अब ग्रेविटी से पंगा है, तो इस सीरीज में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का ये वीडियो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, जो कि आप थंबनेल से ही देख के आए हो। ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। जहां तक कहानी सेम है, और अगर आपने पिछला वीडियो यानी जी का वीडियो नहीं देखा तो जी के वीडियो को पहले देख लीजिए, है ना, क्योंकि उसका और इसका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, वो अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलिए चालू करें आज का वीडियो, तो लेट्स गो। तो भाई इसे मैं थोड़ा सा पहले इरेज करूंगा, जब तक का क्लिप मैं काट दूंगा, आई थिंक नहीं काटूंगा। तो भाई आज आप सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन से चालू करेंगे। आज हम सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन लेके चालू करेंगे आज का वीडियो, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है, हियर आई हैव अ मास m, ठीक है। बंद कमरा है, ओके, बंद कमरा है। एक कमरे में अकेला एक मास m रख दिया, मास m की बॉल रख दी, कुछ भी रख दिया। तो हम देखते हैं कि मास m जो है इस तरफ आगे चला जा रहा है, ठीक है। ये आगे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्या रीजन है इसका आगे भागने का, इस पर हमें आज बात करनी है। ये आगे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या रीजन है इसका भागने का। अरे भाई, या फिर ये आगे क्यों भाग रहा है, पहली बात तो ये आगे क्यों भाग रहा है, क्या रीजन है भागने का। हमने पढ़ा था जो मोशन है वो विदाउट फोर्स नहीं होता, विदाउट फोर्स नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनमें से एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको आप अर्थ के टर्म्स में ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो, पिछले वीडियो में भी बताया था, इधर भी बता रहा हूं, ग्रेविटी क्या होता है। अर्थ अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उधर हम ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेविटी कह सकते हैं, ओके। सो इसे मैं ग्रेविटेशन फोर्स ही कहता हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिंग फोर्स है, चीजों को अपनी तरफ यूं खींचता है, पकड़ के खींचता है। सो इधर आई थिंक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। यहां पर मेरे पास एक बॉल है ना, एंड में एक वॉल है मेरे पास। इस वॉल के कारण ये इधर खिंचा जा रहा है, क्योंकि इसका एक फील्ड है, फील्ड बाद में बताता हूं, क्योंकि ये इस तरफ खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से नॉर्मल से करता है, ठीक है, नॉर्मल से करता है। अभी ये कितनी दूर तक इसे खींचेगा, मैं कमरा बड़ा करता हूं, ठीक है। कमरा बड़ा किया मैंने, और इस ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने और यहां पर रख दिया, मास m का स्मॉल m। तो मैं देखता हूं कि अब ये नहीं खींच रहा अपने आप, ऑटोमेटिक नहीं खींच रहा अब। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फील्ड लाइंस थी, ठीक है, इसकी जो फील्ड लाइंस थी या फिर फील्ड थी, उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट खिंच जाएगा। दैट्स ग्रेट, सिंपल सी बात। फील्ड लाइन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट खिंच जाएगा, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। बट अब देखते हैं रियल आइडियल केस में, आइडियल केस भी बोल रहा हूं, रियल भी बोल रहा हूं, नहीं, रियल केस में ऐसा नहीं होता। मैं उस दीवार की तरफ खिंचा थोड़ी जा रहा हूं, मैं इधर ऊपर की तरफ थोड़ी खिंचा जा रहा हूं, नहीं खिंचा जा रहा ना। तो होता क्या है कि इसका जो मास है वो बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। इसका जो मास है मान लो बड़ा m है, क्योंकि स्मॉल m वो वाला हमने लिया है,
तो इसका जो मास है वो बहुत 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 छोटा होता है, जिसके कारण इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी इसके सामने नेग्लिजिबल आता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ ऐसा प्रूफ करके आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो ये बात थी आपको फोर्स। मेरा मतलब क्या था कि ये इस तरफ खिंचा जा रहा है, तो मतलब अगर ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, इस पूरे इलस्ट्रेशन का मकसद क्या था आपको बताने का, ये अगर इस तरफ खिंचा जा रहा है तो ये अगर ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है तभी ये उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर है, यहां है, तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा। दैट इज द पॉइंट, यही है बात बस। सो आई एम इरेजिंग इट। तो अभी मैं बात करूं इसके आगे फील्ड के बारे में। ठीक है, सो हेडिंग लगाएंगे अब ग्रेविटेशन फील्ड। दिक्कत तो बस यहीं से आती है कि वीडियो कहां से चालू किया जाए, है ना, फिर तो आगे का चल जाता है। तो देखो भाई, बात करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? इट इज defined as the area for which it attract the other objects to a object। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड बना कैसे है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है? नो डायमेंशन फैला हुआ है, बट ये बना कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड? बात सुनो, बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ? इसको जन्म देता है एक मास m। ठीक है, तो हमारे पूरे यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारे सन्स के स्टार्स हैं, कई सारे मून्स हैं। हाँ, मून्स को तो मून्स ही कहेंगे। हमारे यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स बहुत मास के होते हैं, हाई मास के होते हैं, राइट, हाई मास के होते हैं। तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा दूर तक थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरीके से। जैसे ये भी मान लीजिए एक प्लेनेट है, तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इसने भी बना लिया। इस फील्ड के अंदर कोई आएगा, इस फील्ड के अंदर मान लो ये मार्कर आ गया, ये इसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही है, फील आ रहा है थोड़ा सा। इस फील्ड के अंदर ये मार्कर आया, इस तरफ खिंच गया। फील्ड के बाहर मार्कर है, कुछ भी नहीं खिंच रहा है, फील्ड के अंदर आया, खिंच गया। ठीक है, और एक और बात बता दूं, ये जो पूरा कंसेप्ट है ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी है कि भाई आपने सही में देखा कि लाइन सी बनी हुई है पूरे यूनिवर्स में, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स इमेजिनरी कंसेप्ट। बस हमने मान लिया कि हाँ वो इतनी दूर तक एक फील्ड बना लेता है जिसके कारण वो ये वो होता है। मान लीजिए ये केवल इतनी दूर तक ही फील्ड बनाएगा क्या? ये केवल इतनी दूर तक ही फील्ड बनाएगा क्या? नहीं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील्ड बना सकता है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील्ड बना सकता है। बट बात सुनो, बट उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन सुन लो, लेकिन उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं रही, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही नेग्लिजिबल है, तो वो ऑब्जेक्ट को कैसे खींच लेगा? ठीक है, तो अभी अगला हेडिंग हम डालेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और उसके कुछ डेरिवेशंस वगैरह। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस ऑल। आई थिंक आपको फील्ड का थोड़ा सा फील आया, फील का नहीं, फील्ड का थोड़ा सा फील आया। ओके, फील्ड एक क्षेत्र होता है, शुद्ध हिंदी भाषा में वह क्षेत्र जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसको ग्रेविटेशनल क्षेत्र कहते हैं।
उस क्षेत्र पर जो, चलो छोड़ो, बात छोड़ो, बनता किससे, ये बात आपको क्लियर हुई? मास इससे बनता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में मास फैले हुए हैं, हम भी तो एक मास हैं। वी आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ अ मास, हम भी एक मास हैं, ठीक है। और कई सारे मासेस हैं, आप मास हो भाई, आपके अंदर कुछ वेट तो होगा, कभी नपे होंगे। तो चलो वो बात तो बाद में करेंगे। ये सभी मासेस के कारण बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों ही मारकर नीचे गिर गए हैं, सो आई हैव टू रेज इट अप। चलो भाई आगे देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्लियर है। बात करता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मैंने अभी बताया ना कि वो फील्ड तो कितनी भी दूर तक बना सकता है, बट अगर उसका फील्ड स्ट्रेंथ ही कम हो जाए, फील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं रहे, नेग्लिजिबल हो जाए, तो क्या कर लेगा वो ऑब्जेक्ट? किसको अट्रैक्ट कर लेगा? किसी को नहीं करेगा। फील्ड स्ट्रेंथ इज द पावर टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी मास की फील्ड स्ट्रेंथ पावर होती है उसे अट्रैक्ट करने की। आया थोड़ा सा फील कि उसकी इतनी पावर उसे यों खींच के लाएगा, ठीक है, ओके। सो इसको हम कहते हैं ई वेक्टर, ठीक, दैट इज ई वेक्टर। इसको हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि एक फोर्स ले लो, डिवाइड में एम रख दो। मतलब नहीं समझे? नहीं समझे। यहां पर मेरे पास एक मास एम है, यहां पर मेरे पास एक बड़ा मास एम है। ये मास अपना फील्ड बनाएगा, ये मास अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है। ये मास अपना फील्ड बनाएगा, तो इस फील्ड तक जा, हाँ, तो ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो मास एम है छोटा सा, ये जिधर अट्रैक्ट हो रहा है, मान लो इसी डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, है ना। तो मान लीजिए फोर्स एफ से अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स एफ से अट्रैक्ट हो रहा है। फोर्स एफ कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल, उसकी बात बाद में करेंगे, उसे भूल जाओ, उसकी बात बाद में करेंगे। और मास एम उसका मास है, उसका मास कितना है? एम। ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने कहा भाई यूनिट मास निकाल ले आए, तो फोर्स से डिवाइड कर दो मास को। डन है, क्लियर है। फोर्स से डिवाइड कर दो मास को। डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इसका जो होगा भाई वो होगा, m तो 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? LT -2, LT -2 इसका डायमेंशन बचेगा। आई थिंक आपको दिमाग में चला क्या कि मेरे पास ये मास m है और ये कुछ फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो मुझे पता करना है कि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है ना। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी स्ट्रेंथ का मतलब इसकी वो फोर्स कितनी है, समझो। इसकी स्ट्रेंथ का मतलब इसकी फोर्स कितनी है उसे खींचने के लिए। तो फोर्स हम कैसे पता करेंगे? फोर्स में डिवाइड कर देंगे मास का, मतलब इस फोर्स से वो खींच रहा है। अब हम कह लेंगे कि हाँ यार वो इस फोर्स से खींच रहा है, सिंपल है, नॉर्मल है। ये छोटा सा मास है, मैं अभी जो मैंने कहा वो आपको फील करने के लिए कहा। अब सीधा सीधा सुनो, रटने वाली भाषा में, ये छोटा सा मास है, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसके डिवाइड में हम मास डाल दें तो हम कह लेंगे ई वेक्टर हमें फाइंड हो। बस आई थिंक ये अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो भी सुनो, एक और बार सुन लो। छोटा सा मास है, ठीक है। ई वेक्टर क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, और पावर को एक तरीके से आप फोर्स ही कह लो, वर्क डन बाय एरिया नहीं, ओके, वो वाला पावर नहीं है। फोर्स, बल, स्ट्रेंथ, क्लियर है। तो यहां पर ये एफ है, एफ से ये इस तरफ खींच रहा है, डिवाइड में मास डाल दिया। यूनिट मास, यूनिट मास, तभी तो पता चलेगा ना। और हम एक और चीज कहते हैं फिजिक्स के टर्म में कि जो m है ये टेंड होना चाहिए 0 से, ये बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर इस मास के अंदर भी कुछ मास हुआ तो ये भी तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेगा,
ये भी तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेगा, इसलिए हम ये कहते हैं, बट हाँ हम यूज नहीं करते। दैट इज ऑल। फॉर्मूला याद रखो, ई वेक्टर बराबर एफ बाय एम। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ये पहला फॉर्मूला है। इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहा जाता है इसी चीज को। आई थिंक अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अभी मैं इसको बिल्कुल इरेज कर दूं, एक फॉर्मूला रहने दूंगा अपने पास, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल एफ बाय एम। सो आई एम इरेजिंग इट। तो भाई अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है, उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। दैट इज अ पॉइंट मास, मास है m, ठीक है, और ये बड़ा ऑब्जेक्ट मास m का। तो भाई यहां इसके सेंटर से उस तक की जो डिस्टेंस है वो r है, यहां इसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस r है। आई थिंक आपको क्लियर है। अच्छा, तो अभी मैं क्या करूं, मुझे ये पता ई वेक्टर कितना है, एफ बाय एम। एम स्मॉल है, ये वाला एम स्मॉल है। हमने कहा भाई इस फोर्स को, इसको यहां तक लाने में जितनी फोर्स लगती है वही फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यहां नहीं लग रहा, सीधा सीधा जा रहा है, खिंचता हुआ। एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। बात क्या समझी जाए, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? दिस फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G बड़ा M छोटा m r। पुट करो यहां पर, G बड़ा M छोटा m r स्क्वायर m। m से m उड़ा दो, बचा क्या? G m r। सो ये है पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से संबंध बताता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमारा SI है वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनलिटी यूनिट्स, SI की फुल फॉर्म। चलो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। भाई देखो SI यूनिट इसकी कितनी है? E वेक्टर F बाय M। F बाय M, तो भाई F कितना है? न्यूटन। ये कितना है? किलोग्राम। दैट इज न्यूटन किलोग्राम। ये जितना भी फील्ड का नॉलेज है सारा यूज होगा क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अभी तो 11th चल रहा है हमारा, तो 11th में तो ये चलेगा ही, साथ में 12th में भी ये यूज होना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इधर हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका यूनिट हमें पता चल गया, न्यूटन पर केजी। अच्छा बताओ, फोर्स का जो न्यूटन यूनिट है वो किसके बराबर है? फोर्स का जो न्यूटन यूनिट है वो किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में कितना है? केजी। सो ये केजी से केजी कैंसिल, बचा कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो हो, ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट है, दैट्स ग्रेट। तो देखो भाई, मैं सोचता हूं कि आपको ये पहले ही पता चल गया होगा जब हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था F बाय M, तभी आपको पता चल गया होगा। मेरे पास अर्थ है,
दिस इज द मदर अर्थ, ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है। इस पर जो इसके सरफेस पर लगने वाला एक एक्सेलरेशन जी होता है, सही बात है ना, एक्सेलरेशन जी होता है। ये एक्सेलरेशन डिफाइन होता है एफ जी डिवाइड बाय एम, है ना, और इसको भी हम कहते क्या है, जी एम ई डिवाइड बाय आर ई। बताया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं G इज इक्वल ई वेक्टर फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो G ही होगी। अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो G है। तो G की वैल्यू कितनी, 9.8 या फिर 10। सो मतलब अर्थ के लिए उसकी स्ट्रेंथ 10 है। G वेरी करता है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा G वेरी करता है, हर टाइम 9.8 नहीं रहेगा, सरफेस पर ही 9.8 होता है, अबव द हाइट कुछ अलग हो सकता है। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट ऑल। चलो, तो यहां पर तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। एक और छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, एक और छोटा सा कंसेप्ट हमें देखना है। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये जो मैंने जी वाला आपको बताया, इसके अंदर मैंने एक और चीज आपको बताया था, एक ग्राफ बताया था इस तरीके का, अगर आपको याद है। तो मैं इसे इतना लेके जाता था, इसे इतना, और इसे मैं कहता था F इज प्रोपोर्शनल टू R, इसे कहता था F इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना, सही बात है। इसे मैं G कहता था, इसे मैं इंटरनल लाइन कहता था, इसे मैं एक्सटर्नल लाइन, इस वाली जगह को मैं सरफेस कहता था, सरफेस। तो अर्थ क्या है, कुछ इस तरीके का दिखता है। जी नहीं, अर्थ हमारा स्फेरिकल नहीं होता, हमें पता है। तो मैं अर्थ बना लेता हूं, कुछ ऐसा लगता है ना, पर दिखता नहीं है। ये रियलिटी में कुछ ऐसा ही उसका शेप है, बट हमें दिखता नहीं है। अगर आप ऊपर से अर्थ का पिक्चर से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने रियल सर्कल की तरह है, बट इट इज नॉट अ सर्कल। अर्थ हमारा सर्कल नहीं होता, कहीं कहीं उसकी जगह उबड़ खाबड़ होती है, आप देखे भी हो। चलो तो मैं इसे इरेज करूं, वैसे मैंने बता क्या दिया, हाँ यहां पर ये G है, तो मैं इस G की जगह E डालता हूं, G की जगह E डालता हूं, और इधर भी मैं G की जगह E डालता हूं। सेम वही ग्राफ है, एक हॉलो नहीं सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ही तो है, ये सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर में फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल था R के। इंटरनल पॉइंट की बात करें अगर, सॉलिड स्फीयर में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल था R के। अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल स्फीयर की बात करें, वरना फोर्स प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अगर हम एक्सटर्नल शेप की बात करें, ठीक है, तो ये आई थिंक कि 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज थी, ये एक छोटा सा ग्राफ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस अर्थ की बजाय मैं इसे एक स्फीयर मानूं, तो मैं मान सकता हूं कि अगर मैं इतना डिग कर गया तो ये इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, इंटरनल फील्ड स्ट्रेंथ मुझे पता करनी है। तो इंटरनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा GM डिवाइड बाय यहां से इतनी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, इसकी डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं R कहूंगा। सही बात है क्या नहीं, पॉइंट की डिस्टेंस को मैं R कहूंगा, कोई शक नहीं है इस बात में। वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं R कह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं R कह लूंगा, और दिस R शुड बी इज इक्वल टू, भाई पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है,
अगर आपने वो वीडियो देखा है इंटरनल वाले पॉइंट के लिए, शायद आपने देखा होगा, आई विश आपने देखा होगा। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि ये G डिवाइडेड बाय R माइनस D, G डिवाइडेड बाय R माइनस D करके, हाँ तो ये फॉर्मूला आता था उधर G ब्रैकेट 1 माइनस D बाय R, है ना। और मैं इसे G को E वेक्टर भी कह सकता हूँ, है ना, E वेक्टर भी कह सकता हूँ। और E वेक्टर किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था GM बाय R स्क्वायर के, R स्क्वायर छोटा वाला R। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कितना है, R माइनस D का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 माइनस D बाय R। ठीक है, ओके। तो इससे निकाल के कुछ इस तरीके का आएगा कि GM बाय R क्यूब R, इस तरीके का आएगा इंटरनल के लिए निकालने के। सीधा सीधा लिख दिया मैंने, GM बाय R क्यूब इंटू में R, GM बाय R क्यूब इंटू में R। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला और आपको मिल गया। फाइंड करने के लिए कंडीशन याद रखना, फाइंड करने के लिए अगर वो इंटरनल है, फाइंड करने के लिए अगर वो इंटरनल पॉइंट है किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर, बात याद रखोगे सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो भाई ये जो R है, दिस R इज छोटा या फिर बराबर देन, छोटा या फिर बराबर है R के, बड़ा वाला रेडियस वाला। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, आई हैव अ फॉर्मूला हियर दैट इज फॉर इंटरनल, आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो इंटरनल के लिए है वो GM डिवाइड बाय R क्यूब और इधर R। पिछले वीडियो में पूरा डेरिवेशन है इस चीज का, यू कैन चेक इट। और इन चीज का भाई मैं डेरिवेशन की बात ज्यादा ना करूं तो ही ठीक है, वरना वीडियोस के लेंथ कुछ ज्यादा बड़े होंगे। और जैसा कि आप कहते हो कि वीडियोस को लेंथ को थोड़ा सा कम किया जाए, so I am also practice for decreasing the length of videos। मैं इसे रेस कर रहा हूं, आपको ये ग्राफ क्लियर है, ओके। अभी एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में बात की जाए, एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में बात की जाए तो एक फॉर्मूला निकला था इसका भी, E वेक्टर बराबर E वेक्टर, G को मैं E वेक्टर कह सकता हूं, राइट, डिवाइड बाय 1 प्लस H बाय R स्क्वायर। E वेक्टर कितना होता है, GM बाय R स्क्वायर कितना है, R प्लस, नहीं, ये वाला ही R स्क्वायर है, क्योंकि E वेक्टर G वाला है, बात याद रखना, E वेक्टर G वाला है। G में और इसमें जो डिफरेंस है, G कब यूज करूंगा मैं, जब वो सॉलिड स्फीयर हमारा अर्थ है, ये बात याद रखना। हर बार में G मत घुसाना, ठीक, हर बारे में G नहीं घुसेगा। G हमारा, G में और इसमें क्या अंतर है, G में और E वेक्टर में क्या अंतर है, G में जो रेडियस है वो अर्थ की यूज होती है, E वेक्टर में डिफरेंस यूज होता है पॉइंट मासेस, या फिर डिफरेंस यूज होता है सेंटर ऑफ मासेस या फिर पॉइंट मासेस या फिर सेंटर ऑफ मास टू पॉइंट मास के बीच का, ठीक है, ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। चलो ये बात आपको क्लियर है। तो यहां पर मैं E को R स्क्वायर के रूप में ही रखूंगा, ठीक, 1 प्लस H बाय R स्क्वायर, कुल मिला के इसका ये आएगा GM डिवाइड बाय R प्लस H। ये होता है GM डिवाइड बाय R, छोटा वाला R कितना होता है, R प्लस H। ये छोटा वाला R क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है बड़े R के। तो यहाँ पर क्या आया, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर आया। इसका मतलब एक और आपको फॉर्मूला मिल गया जो कि सेम है किसी भी पॉइंट मास या फिर एक बड़े ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट टू पॉइंट मासेस के निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, पॉइंट टू पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए, ओके।
सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। आई थिंक आपको सॉलिड स्फीयर के बारे में बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी जितना भी हमारा कंसेप्चुअल बात था वो सारा कंसेप्चुअल बात हम कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पर अब मैं न्यूमेरिकल्स लिखने जा रहा हूं। सो पहला न्यूमेरिकल मैं अभी यहाँ पर टाइप करूंगा। तो अभी आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये 2-3, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अभी हमें सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। शुरुआत करेंगे इस वाले फिगर से, जो कि फर्स्ट फिगर हमने नाम दिया है। तो फॉर फर्स्ट यहां पर लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट। देखो पॉइंट ए है, एट पॉइंट ए फाइंड करना है। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस हमें दी है ए, स्मॉल ए। हर एक में स्मॉल ए दिया, देखो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, है ना। पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल है, यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल है, ठीक है। दो मास ही तो इंटरेक्ट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और ये डिस्टेंस कितनी है, 60 डिग्री। तीनों के लिए ए दिया है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सिंपल, एक वेक्टर बनेगा इस तरफ, ई वेक्टर, एक वेक्टर बनेगा इस तरफ। सिंपल वेक्टर एडिशन का लॉ लगाना है। तो वेक्टर एडिशन के लिए हम यूज करेंगे अंडर रूट ई नेट, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस 2ई स्क्वेयर ई डॉट ई इंटू में cos 60, cos 60 is 1/2, so 2 से 2 गेट कैंसल। यहां पर आया e√3। आई थिंक इसका आंसर भी यहां पर आ चुका है और मैं यहां पर टाइप कर दे रहा हूं e√3। ओ करना है क्वेश्चन, वो देख लो। सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आपको पता है 60 and this is also 60, इस तरीके का है। तो देखो भाई 360 हो गया, ये 60 60 60, वो 360 ये वाला नहीं, 60 60 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये वाली लाइन ऐसी तो रहेगी नहीं, फिर लाइन जाएगी ऐसी फ्लैट। बस यही था इधर पकड़ने का, ठीक है। ये 60 डिग्री है और ये वाला ई वेक्टर, ये वाला ई वेक्टर, तो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, आपस में कट जाएंगे। सही है, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, आपस में कट जाएंगे। बचा ये वाला एक ई वेक्टर, एक ये ई वेक्टर। तो इसके लिए अभी हम ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में देख के आए हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, उसमें अभी हमने देखा था। चलो दोबारा से कर लेते हैं ट्राइंगल वाले क्वेश्चन को, क्यों याद करें। रूट ई स्क्वेयर 2e स्क्वेयर 1/2, cos 60 is 1/2, तो 2 से 2 मरा, बचा कितना, e√3, ठीक है। तो ये ही था बस हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो तो थर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितनी डिस्टेंस होगी, a√2, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये a√2। e का वैल्यू डालना कभी मत भूलना, ठीक है। e का वैल्यू डालना कभी मत भूलना। ओके, तो यहां देखो a√2, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये मास m, ये मास m, ये मास m। इसका तो सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। इन दोनों का बीच में से लाई करेगा, 90 डिग्री का है इसलिए 45 पे लाई करेगा। तो इसका हम ले लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं।
क्योंकि इन दोनों का कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का मेरे को नेट निकालना पड़ेगा, ई नेट। इन दोनों का ई नेट आना है, इन दोनों का ई नेट आना है। ई नेट आएगा भाई ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में ई डॉट ई, यानी कि ई स्क्वायर 2 लगा लो, cos 90 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये कितना आया 2e √2e। ठीक है, √2e आ गया। ओके, इसके लिए ये आ गया √2e। एक हमें पता चल गया। इधर इसका वैल्यू निकालो, gm डिवाइड बाय 2a²। तो ये तो हो गया e, सो ये आया e/2। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस। इसका भी मेरे को पता है e/2। सो भाई e/2, सो e/2 भाई e√2 में प्लस कर दे, e कॉमन √2 प्लस 1/2। इसका भी निकल गया। तो बस यही था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में फुली डिस्कशन। यहाँ पर हमने बहुत कुछ ले लिया है इस ग्रेविटेशनल फील्ड छोटे से टॉपिक के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके अगले वीडियो में इन दोनों का रिलेशन लेंगे एंड देन ओके, मतलब कि आधा ग्रेविटेशन तब हमारा सिमट जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखें। तो अगला वीडियो आने तक पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।